देखिए हम लोगों ने जब से काम स्टार्ट किया है, हम लोगों का प्राइमरी उद्देश्य ये रहा है कि हम लोगों को कॉस्मेटिक सर्जरी को अफोर्डेबल बनाना है फॉर मिडिल क्लास एंड इवन लोअर क्लास पेशेंट। Yes. हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ प्रिया सिंह शुक्ला और मैं आज अपनी पॉडकास्ट सीरीज़ में आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में मोर देन 25,000 सर्जरीज की हैं। जी हाँ, लेट्स वेलकम डॉक्टर सुमित जायसवाल। हेलो सर। हाय। सो सर, अपनी हिस्ट्री के बारे में आप मुझे थोड़ा बताइए, लाइक हाउ डू यू केम इनटू, आपने सिर्फ सर्जरीज में कॉस्मेटिक सर्जरी ही क्यों चूज़ किया? एक्चुअली जो सबसे पहला जो होता है एमबीबीएस होता है। एमबीबीएस के बाद फिर एमएस करते हैं, देन आफ्टर दैट सुपर स्पेशलिटी होता है एमसीएच में। तो जब हम एमएस कर रहे होते हैं उस समय आपको सारी ब्रांचेस सुपर स्पेशलिटी का एक्सपोजर रहता है। तो उस समय मैंने जबलपुर से करा है, तो वहाँ पर काफ़ी सारा एक्सपोजर था प्लास्टिक सर्जरी का, तो मुझे तब से ही उसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहा। फिर धीरे धीरे करके अब तो काफ़ी कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी और जेंडर रिअसाइनमेंट में हम लोग शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन शुरुआत वहीं से ही जो एमएस के दौरान मुझे इंटरेस्ट आया उस तरह से। आज हम लोग स्पेशली सर से बात करने वाले हैं लाइपोसक्शन एंड टमी टक के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सी लाइपोसक्शन इज ए टाइप ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी। मतलब लाइपो का मतलब होता है फैट और सक्शन मीन्स रिमूव करना, खींचना। तो लाइपोसक्शन में हम लोग बॉडी के किसी भी पार्ट में जहाँ पर एक्स्ट्रा फैट रहता है उसको सक्शन करके निकालते हैं। इट में भी मोस्ट कॉमनली एब्डोमेन होता है, लेकिन थाइज हुआ, हिप्स हुआ, आर्म्स हुआ, चीन हुआ, मतलब जहाँ पर भी सुपर सब क्यूटेनियस फैट है, स्किन के नीचे जो फैट है, अगर वो है तो हम उससे सक्शन करके निकाल सकते हैं। और जैसे एब्डोमेन में स्पेशली अगर इंटर एब्डोमिनल फैट है तो वो हम लोग डाइटिंग एक्सरसाइज से निकालते हैं, लेकिन जो सब क्यूटेनियस फैट है वो हम लोग लाइपोसक्शन से करके निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, सिर्फ 2 या 3 होल्स होते हैं और कोई बाहर कोई स्कार नहीं होता है, कोई बड़ा कट नहीं लगता है, डे केयर प्रोसीजर होता है काफ़ी टाइम में। तो ये लाइपोसक्शन होता है। ओके। एंड टमी टक? टमी टक मीन्स स्पेशली टमी के लिए, जो टक वर्ड मतलब कि टक मतलब टाइटनिंग करना। तो ये सिर्फ टमी के लिए होता है तो टमी टक बोलते हैं। इस तरह से आर्म्स के लिए होता है तो आर्म टक कहते हैं, थाई टक होता है, चिन टक होता है। मतलब जहाँ पर भी स्किन एक्स्ट्रा है उसको हम टाइट कर रहे हैं तो उस प्रोसीजर को टक कहा जाता है। एब्डोमेन में से हम टमी टक कहते हैं। तो टमी टक मतलब उसमें लाइपोसक्शन तो होगा ही, मतलब सबसे पहले हम लोग 2 होल्स करके कुछ सॉल्यूशन डाल के फैट को ब्रेक डाउन करके सक्शन करके निकालते हैं। मतलब लाइपोसक्शन प्रोसीजर तो रहेगा, लेकिन अगर कई बार बहुत ज़्यादा स्किन लूज रहती है तो उन केसेस में हम लोग टक करते हैं, मतलब लाइपोसक्शन प्लस स्किन एक्सीजन, देन इट इज कॉल्ड टमी टक, है ओके। ना। स्पेशली ओके। उन लोगों में किया जाता है जिनमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्किन रहती है, स्पेशली जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद, मल्टीपल प्रेगनेंसी के बाद, या फिर बेरिएट्रिक सर्जरी या मासिव वेट लॉस किया है तो स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसमें हम लोग सिर्फ लाइपोसक्शन करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, स्किन नहीं लूज रह आएगा। जाएगी। तो फिर ओके। टमी टक करके बेहतर रिजल्ट के लिए होता है। ओके। दैट मीन्स अगर किसी के मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई हैं या किसी ने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया हाँ। है, तो वो लोग इस प्रोसेस पे जा सकते हैं। एंड सर, जो ये लाइपोसक्शन होता है, ये किसके लिए होता है? ये इसे कोई भी करा सकता है? हाँ, देखिए क्या होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा हेवी पेशेंट हम लोगों के पास आ जाते हैं कि हम लोगों को बेरिएट्रिक नहीं कराना है, हमको कोई डाइटिंग और एक्सरसाइज कर लिया फिर भी हमारा वेट नहीं जा रहा है, तो लाइपोसक्शन करके हमको वज़न कम कर दो। तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि लाइपोसक्शन का जो उद्देश्य रहता है वज़न कम करना नहीं रहता है। लाइपोसक्शन का मेन पर्पस है, मतलब जो सर्जरी कहलाती है वो डेट इज़ बॉडी रीशेपिंग सर्जरी, मतलब बॉडी को शेप सही करना। तो ओके। अब वेट लॉस होना उसका एक साइड इफेक्ट है, मतलब साइड इफेक्ट मतलब एक साइड में चीज़ है कि वो अपन कोई भी चीज़ निकाल रहे हैं, फैट निकाल रहे हैं तो वेट लॉस हो जाता है। लेकिन मेनली जो उसका पर्पस है कि फैट को रिमूव करना, बॉडी को रीशेप करना और इंच लॉस करना। तो ऐसा हम लोग एब्डोमेन में, थाइज में जहाँ भी करेंगे वहाँ शेप में इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन यदि हम कोई चीज़ निकालेंगे, फैट निकालेंगे, तो ऑब्वियसली वेट रिडक्शन भी होता है, लेकिन मेनली उन पेशेंट्स में जिसमें कि वेट बहुत ज़्यादा नहीं है और सब एब्डोमेन में स्पेशली सब क्यूटेनियस फैट है, इंटर एब्डोमिनल नहीं है, उनके लिए ठीक है। और स्पेशली जैसे कुछ पार्ट बॉडी का बल्की है, जैसे फिट है पेशेंट लेकिन एब्डोमेन में साइड बल्जेस हैं, लव हैंडल्स में हम्म। बल्ज है या सेडल बैक है, या कई बार आर्म्स में एक्स्ट्रा फैट है, तो फैट है, वो हाँ। हाँ। 1 या 2 एरिया है, 2 या 3 एरिया है, तो उनके लिए सुटेबल रहता है। ओके, दैट मीन्स अगर बॉडी का कोई भी पोर्शन प्रॉपर बॉडी के प्रोपोर्शन के हिसाब से नहीं है, तो हम वहाँ पे लाइपोसक्शन कर सकते हैं। हाँ, एक एक्सेप्शन और है, जैसे कि कई बार बहुत अधिक वजन के पेशेंट भी आते हैं हमारे, 100 किलो 120 किलो के, वो ओके। बेरिएट्रिक सर्जरी नहीं कराना चाहते, वेट लॉस सर्जरी नहीं कराना चाहते, क्योंकि उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, आफ्टर केयर होती है, बड़ी सर्जरी होती है, राइट। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं। राइट। तो उस तरह के पेशेंट में हम लोग उनको कुछ इंप्रूवमेंट कर देते हैं। जैसे मान लो एब्डोमेन बहुत बड़ा है, तो हम लोग उसमें लाइपोसक्शन करके उसका टमी टक करके जो एक्स्ट्रा फोल्ड स्किन का वो निकाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका वजन तो थोड़ा कम होता है, 10 किलो मान लो, लेकिन उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब कॉस्मेटिकली वो अच्छा दिखने लगता है और उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, तो उस वजह से वो एक्सरसाइज ज़्यादा कर पाते हैं,
और मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो उस वजह से वेट लॉस करने में वेट फ़ायदा मिलता है। लॉस में तो फायदा अधिक मिलता वजन के लोगों में भी करा जा सकता है, लेकिन उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देके। है। देखिए, ओके। सर कुछ ऐसा है क्या कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई उसको कोई डिसीज़ है जो ये ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, या ये जो दोनों ट्रीटमेंट इसे कोई भी करा सकता है? देखो क्या है कि कोई भी सर्जरी करते हैं तो हम लोग एनेस्थीसिया में करते हैं, तो एक प्रॉपर मेडिकली फिट व्यक्ति होना चाहिए कि उसको कोई मेजर कोई कोमॉर्बिडिटी ना हो। डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, तो वो रूटीन बात है। लेकिन कोई और यदि कारण बड़ा मेडिकल इलनेस नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो हम लोग उसके लिए पहले मेडिकल मेडिसिन वाले डॉक्टर को दिखा के उसका क्लियरेंस लेते हैं। तो मेडिकली फिट होना चाहिए व्यक्ति। और अगर कोई और कोमॉर्बिडिटी तो उसको पहले करेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं इस प्रोसीजर को। मतलब ओके, दैट मीन्स मोटा-मोटा इसे सभी करा सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपको कोई बहुत मेजर कोई डिसऑर्डर ना हो हाँ, तो। बस इसमें और दूसरी बात ये है कि हम लोग प्रोसीजर क्या कर रहे हैं वो भी समझना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं स्किन के जस्ट नीचे रह रहे हैं, मतलब ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं। तो आपका कोई बॉडी का सिस्टम कोई अल्टर नहीं होने वाला, मतलब ये जस्ट फिजिकली आप रिमूव कर रहे हैं। जो लूज स्किन है उसको आपने बाहर से कट करके निकाल दिया, फैट जो है स्किन के नीचे फैट है उसको सक्शन करके निकाल दिया। तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। जो भी होता है या तो छोटा छोटा होल होता है 2 या 3, या कमी टक होता है तो इंसिजन की लाइन होती है। दैट तो मीन्स इसमें एज़ सच कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता कि साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट मतलब जो चीज़ का इफेक्ट होगा उसका कुछ साइड इफेक्ट तो होगा ही सही। वो हुँ, साइड इफेक्ट कितना होगा वो इम्पोर्टेंट है, कितना कॉमन होगा वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग किस पार्ट में कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड साइड इफेक्ट होते हैं। तो अभी हम लोग पूरा स्किन को एड्रेस कर रहे हैं, तो स्किन से रिलेटेड साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे थोड़ा रेडनेस हो सकता है, कुछ स्वेलिंग होती है, कुछ अनइवननेस टेम्परेली हो सकता है, कोई लंप जैसा फीलिंग होता है, रेयरली सीरोमा फॉर्मेशन। तो ये सारे साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं और अपने आप स्पॉन्टेनियसली रिकवर हो जाते हैं। स्पेशली जिनमें ज़्यादा फैट निकालते हैं उसमें ज़्यादा होने का रहता है, लेकिन कोई भी ऐसा मेजर नहीं है कि जिसकी वजह से आपको घर पे बैठना पड़ जाए या काम नहीं कर पा रहे नहीं हैं। कर पा रहे जस्ट हैं। थोड़ा आफ्टर केयर हम लोग बताते हैं, प्रेशर गारमेंट वगैरह वो हुँ, करेंगे हुँ, तो वो हुँ। ठीक रहता है मोस्टली। दैट मीन्स जो भी साइड इफेक्ट्स हैं वो टेम्परेरी हैं एंड विद समय के साथ-साथ वो साइड इफेक्ट्स समय भी मतलब कि मोस्टली 2 हफ्ते 2 3 हफ्ते, हफ्ते 3 ऐसा कोई हफ्ते में बहुत ज़्यादा सारा का लंबा सारा। समय भी नहीं लगता है। ओके, नाइस। सर से बात करके बड़ा मज़ा आ रहा है। आइए जानते हैं आगे सेम प्रोसेस में और क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या क्या और बेहतर हो सकता है। तो सर आप ये बताइए इसमें जिसे भी ट्रीटमेंट कराना है क्या उसके पहले उसे कोई टेस्ट कराने पड़ते हैं? लाइक आप कोई रिपोर्ट्स चेक करते हैं पहले, या कोई भी आके नॉर्मल एडमिशन हो जाता है? हाँ, देखिए क्या होता है, ये प्रोसीजर मैंने बताया कि एनेस्थीसिया देना है, तो जब भी एनेस्थीसिया देना रहता है तो हम लोग प्रॉपर प्री ऑपरेटिव वर्कअप करते हैं। इसमें रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन, सीबीसी, शुगर, यूरिया, एचबीएसजी, एचआईवी, साथ ही कुछ एक्सरे, चेस्ट, ईसीजी। ये एक बेसिक पैरामीटर रहता है जो कि कम्प्लीटली फिट पेशेंट है। यदि उसको डायबिटीज़ है तो फिर डायबिटीज़ का वर्कअप होगा। यदि उसको और कोई मेडिकल कार्डियक प्रॉब्लम है या फिर कोई और रीनल प्रॉब्लम है, जो भी इस तरह का कोई अगर मेजर प्रॉब्लम है तो उससे कंसर्न जो डॉक्टर रहते हैं, स्पेशलिस्ट रहते हैं, उनको हम लोग दिखाते हैं। ओके, तो नाइस। मोस्टली मतलब बिना इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर नहीं किया जाता। प्रॉपर फिट होना चाहिए पेशेंट फॉर सर्जरी एंड आफ्टर इफेक्ट के लिए। वाओ! ओके, दैट मीन्स आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। अगर आप यहाँ पे सर के पास आते हैं या कहीं भी जाते हैं ये दोनों ट्रीटमेंट्स के लिए, पहले डॉक्टर सारा आपसे आपका प्री मेडिकल हिस्ट्री ले लेते हैं। तो सर ये बताइए इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है उसमें कितने दिन का हॉस्पिटलाइज़ेशन लगता है, या पेशेंट कितनी जल्दी घर जा सकता है? और लाइपोसक्शन जो रहता है एक बहुत ब्रॉड टर्म है। मतलब जैसे कई बार सिर्फ थोड़ा सा एरिया है, 55 केजी पेशेंट है, मॉडल है, कोई साइड के बल्जेस उसको करना है तो वो एक छोटा प्रोसीजर है। और कई बार बहुत सारा एरियाज का अपन को साइमल्टेनियसली करना है। मतलब फैट जो हम लोग निकाल रहे हैं 500 सीसी 500 ml से लेके 10 लीटर 12 लीटर्स तक भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से आफ्टर केयर और उसके हिसाब से हॉस्पिटल स्टे डिसाइड होता है। लेकिन और साथ ही एनेस्थीसिया क्या दिया है हमने, जैसे कई बार हम लोग थोड़ा सा सेडेशन में देके करा तो हम लोग शाम तक पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। या फिर एब्डोमेन का करा सिर्फ एरिया ज़्यादा नहीं है तो भी शाम तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। ओके, लेकिन यदि मेजर एरियाज़ हैं तो हम लोग कई बार 2 दिन में भी प्रोसीजर करते हैं। जैसे एक दिन में हमने एब्डोमेन थाई करा, दूसरे दिन हमने आर्म्स और चिन करा। तो ओके, फर्स्ट डे करा, फिर एक गैप लिया, फिर अगले दिन करा, फिर उसके बाद करा, तो हमें टोटल 4 डेज रुकना पड़ जाता है। लेकिन आमतौर पे जैसे एब्डोमेन थाइस का करा या 3 एरियाज भी होते हैं तो हम लोग एक दिन में कर देते हैं। मान लो मंडे को करा तो वेडनेसडे तक हम लोग डिस्चार्ज करते हैं, मतलब 48 आवर्स में कर देते हैं। कई ओके, बार हम लोग सिर्फ मान लो थाइस का करा या सिर्फ एब्डोमेन का करा तो हम लोग नेक्स्ट डे डिस्चार्ज करते हैं। ओके, तो वेरी करता ओके, है, हम लोग वेरी कितना करता है। सीवरिटी ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से डिस्चार्ज करते ओके, हैं समझ रहा दैट मीन्स नंबर ऑफ एरियाज़ पे डिपेंड करता है कि आपका हॉस्पिटलाइज़ेशन कितने दिन का होगा। अगर 1 या 2 ही एरिया हैं, तो सेम 1 डे 24 हाँ, आवर्स में हो जाता है, या ज़्यादा हैं तो उससे ज़्यादा। एग्जैक्टली। सर मैंने सुना है आपके पास बहुत फॉरेनर्स भी आते हैं, बहुत फॉरेन से भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं आपसे जी जी। सर्जरीज़ कराने, तो अपना कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए?
हम लोग जैसे हैं बेसिकली, जो मेन सेंटर हमारा इंदौर में है, लेकिन हम लोग इंदौर के अलावा करीब 9 सिटीज़ और इंडिया की जहाँ पर रेगुलरली विजिट करते हैं। हर वीक हम लोग 2 सिटीज़ जाते हैं। लाइक? जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, मतलब टोटल 9 शहर हो जाते हैं। बाय वाओ। रोटेशन जाते हैं, तो हर महीने 8 शहर तो कवर करते हैं। तो इन जगह जाते हैं तो वहाँ पे कंसल्टेशन भी करते हैं, वहाँ पर सर्जरीज भी करते हैं। तो मोस्टली जैसे हम लोग मध्य प्रदेश में मेन सेंटर, लेकिन 90% जो पेशेंट रहते हैं वो तो मध्य प्रदेश के बाहर के आते हैं। ओवरसीज पेशेंट भी हम लोग के पास काफ़ी रेगुलरली आने लगे हैं, सिर्फ लाइपोसक्शन के लिए भी, दूसरी सर्जरीज के लिए भी आ रहे हैं। हर महीने कम से कम 3 या 4 पेशेंट्स रहते हैं जो दूसरे कंट्री से आते हैं। उसमें विकासशील और विकसित देश दोनों ही टाइप के होते हैं, मतलब अपने एडजेसेंट एरिया के भी आते हैं, आप चाहे अफगानिस्तान या नेपाल मांगो, या फिर काफ़ी दूर से जर्मनी, फ्रांस, इन एरिया से भी आते हैं। मिडिल ईस्ट के भी पेशेंट्स आने लग गए हैं काफ़ी। तो बीच में कोरोना के टाइम थोड़ा डिप हुआ था, बाकी उसके बाद फिर अब तो काफ़ी स्टेबल हो गए पिछले स्टेबल है। 2 ढाई साल ओके। से, तो काफ़ी ओके। रेगुलरली ओके। पेशेंट्स आ रहे हैं। डेफिनेटली सर, आपने 25,000 सर्जरीज की हैं, तो ऐसे तो देखा जाए तो जाने कितनी सारी सर्जरीज आप एक दिन में करते होंगे। तो कितना मज़ा आ रहा है सर से बात करने में। आइए जानते हैं सर से कुछ ऐसे पेशेंट की स्टोरीज, या कोई ऐसी कोई स्टोरी जो सर को भी आज तक याद हो, या वो पेशेंट आज भी आपके साथ कनेक्टेड हो। सर, ऐसी कोई स्टोरी है? हाँ, देखिए, हम पेशेंट से कंसल्टेशन करते हैं, बात करते हैं, उनका साइकी समझते हैं कि क्यों करा रहे हैं और उनके पीछे पर्पस क्या है। तो हर किसी की कुछ ना कुछ कहानी रहती है, लेकिन राइट। जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास आती हैं, अनमेरिड फीमेल्स आती हैं, जैसे कि उनका वेट रहता है 70, 80, 90 kg में, और उनका मेन प्रॉब्लम रहता है, जैसे 24, 25, 26 साल का एज रहता है, उनका मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि शादी में लड़का मिलने में दिक्कत हो रही है। जैसे लड़के भी आते हैं काफ़ी, लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा आती हैं, क्योंकि हुँ। अपने समाज में लड़कियों को प्रॉपर दिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह के पेशेंट्स काफ़ी आते हैं कि जिनमें कुछ पार्ट, मतलब अधिक फैट होने की वजह से, वजन ज़्यादा होने की वजह से उनको शादी में अड़चने आ रही है। तो उस तरह के पेशेंट को हम लोगों को करके काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि मतलब हमने किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाया है। कई ओके। लोग सिर्फ कॉस्मेटिक्स के लिए कराते हैं, लेकिन इनका जो प्रॉब्लम रहता है, आप सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं समझते, हम लोग तो उसे एक बीमारी या पैथोलॉजी ही समझते हैं कि अगर उसकी वजह से जो उनको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है, जो उनको सोसाइटी से ऑफ कोर्स, हाँ। सहना पड़ रहा है, वो जनरली पब्लिक नहीं समझ पाते, उसको जस्ट कॉस्मेटिक एंगल से देखते हैं। लेकिन उस तरह के पेशेंट में कोई अच्छा रिजल्ट देना बहुत ही सेटिस्फाइंग रहता है। एक दूसरा एज ग्रुप आता है जो महिलाएं रहती हैं 40s में, 35+ में, जिनका फैमिली कंप्लीट हो गया है। तो उनको लगता है कि हमने जैसे वो, उनके पास कुछ पावर आ जाता है, मतलब उस समय तक वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, तो उनको लगता है कि अब हम अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। तो काफ़ी सारी इंडिपेंडेंट महिलाएं आती हैं कि जो अब चाहती हैं कि अब हम नए सिरे से ज़िंदगी जिए, बच्चे सेटल हो गए। तो जो 40s+ की महिलाएं रहती हैं, वो काफ़ी नंबर उनका भी रहता है कि जो अब अपने आप पे ध्यान देना चाहती है, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ बच्चे और फैमिली पे ध्यान देना दे रही थी। तो वो एक अच्छा, मतलब उनकी पॉजिटिव चेंज आ जाता है लाइफ में। हुँ, एक हुँ, तीसरी कैटेगरी और होती है जिनको शादी को कुछ साल हो गए, तो हुँ। वो, उनको लगता है कि अब हमारा थोड़ा सा फैमिली लाइफ में कुछ वो प्रॉब्लम चल रहा है कि हम जैसे पहले दिखते थे वैसे नहीं दिख रहे, बॉडी, प्रेगनेंसी के बाद बॉडी का शेप प्रॉपर नहीं है, तो थोड़ा उनका फैमिली हार्मनी डिस्टर्ब होती है। तो उस तरह के पेशेंट का भी एक तीसरा ग्रुप रहता है जो सर्जरी के हुँ, लिए आते हैं। हुँ, हुँ, तो ये हुँ। 3 ग्रुप ऑफ पेशेंट रहते हैं, जिनमें अलग, हर किसी का अलग अलग पर्पस है, सब में कुछ ना कुछ सोशल कॉज रहता है। तो हुँ, इस तरह के पेशेंट ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहते हैं। दूसरा एक रहता है प्रोफेशनली जिनको ज़रूरत रहती हुँ, है। हुँ। जैसे यंग मॉडल्स आती हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा वेट नहीं रहता, लेकिन कुछ पार्ट बॉडी का रहता है कि जहाँ पे हेवी शेप रहता प्रॉपर है। देने का ज़रूरत है, यस, यस। या कहीं बेली में, या जिसमें वो डाइटिंग एक्सरसाइज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बॉडी का शेप प्रॉपर नहीं आ रहा है। हुँ, तो उनको प्रोफेशनली फ़ायदा मिलता है इस प्रोसीजर करने हुँ, से। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक ऐसा स्पेशल कोई कहानी तो नहीं, लेकिन हर पेशेंट में कुछ ना कुछ इस तरह की कहानी इन 4 में से मोस्टली रहती है मतलब। ओके, ओके। मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि जो भी पेशेंट्स ये सर्जरीज़ कराते हैं, कहीं न कहीं उनमें कई बार होता है कि साइकोलॉजिकल उनको सोसाइटी से वो चीज़ या वो अ, अटेंशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो यहाँ पे हाँ, आके वो सर्जरी और वो करते हैं। साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस्ड रहते हैं, तो उसको रिलीव करने के लिए हम करवाते ये हैं। करते हैं। हुँ। सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि लोग जिम जाते हैं, बट कई बार होता है कि बहुत सालों से जिम जा रहे हैं, बट स्टिल या तो उनका कोई पर्टिकुलर एरिया है बॉडी का, वो हुँ। कवर नहीं हो रहा है। बट जैसा सोसाइटी कहती है कि सब कुछ नेचुरल करो, तो ऐसा कुछ होता है क्या कि जिम में आप नहीं जा रहे हैं, बट एग्ज़ैक्टली। आपको नहीं मिल रहा है, बट आप अगर ये करते हैं और वो चीज़ मिल जाती है, तो आप इसको कैसे मतलब एक्सप्लेन? ठीक है। देखिए क्या होता है, कोई भी पेशेंट हम लोग के पास आता है ना, तो हम लोग सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या ज़्यादा खाना खाते हो, क्या ओवर ईटिंग होती है आपकी, या फिर आप कुछ फिजिकल वर्क आपका ऐसा है कि दिन भर बैठे रहने का है। तो सबसे पहले हम लोग यही बोलते हैं कि आप पहले डाइटिंग करो, एक्सरसाइज करो, ये 100% टाइम बोलते हैं।
क्योंकि यदि आप वो नहीं करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप सोचो कि मैं सिर्फ पैसा है मेरे पास, मैं लाइपोसक्शन करा लूँ या वेट लॉस प्रोसीजर करा लूँ और मेरा काम हो जाएगा, कल से फिर मैं वापस सब कुछ खाऊंगा, वो खाऊंगी और एक्सरसाइज नहीं करूँगी, तो ये सही नहीं है। मतलब तो आइडियल बेस्ट होता है कि आप डाइटिंग और एक्सरसाइज से अपने बॉडी को सही करें। लेकिन कई लोग सब कुछ करने के बाद भी उनका नहीं जाता है। स्पेशली कुछ लोगों में कुछ पार्ट बॉडी का रहता है कि वो जाता ही नहीं है। वो लोग मोस्टली जेनेटिक फैट रहता है, उनकी मदर को, उनकी मौसी को भी उस तरह का ही रहता है कि किसी में सैडल बैक मतलब थाई के लेटरल पार्ट में बल्ज रहा या एब्डोमेन के साइड में बल्ज रहा, तो वो लोगों का तो वजन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, वो सब कुछ कर चुके, वो पार्ट का फैट नहीं जाता है। मेल्स में भी जैसे लोअर पार्ट ऑफ द टमी है, उसका फैट जाता ही नहीं है किसी किसी का, तो उस तरह के लोगों के लिए लाइपोसक्शन बेस्ट है। यदि आपका सब जगह बॉडी में फैट है, कई बार थायराइड की वजह से पीसीओडी उनकी हिस्ट्री रहती है, वो सारा मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, उसके बाद भी नहीं जाता है, तो फिर उसमें लाइपोसक्शन करना ठीक रहता है। लाइपोसक्शन करने के बाद एक और चीज़ रहती है कि क्या फैट फिर से आ जाएगा क्या उस पार्ट में, ये क्वेश्चन रहता है। तो जैसे हमने जिस पार्ट में लाइपोसक्शन करा है तो उस पार्ट में प्रैक्टिकली नहीं आता है, क्योंकि क्या होता है जो फैट सेल रहते हैं हम लोग इसमें रिमूव करते हैं, 80 to 90% फैट सेल रिमूव कर देते हैं। अपने बॉडी में 18 साल की उम्र के बाद कोई नया फैट सेल नहीं बनता है। तो यदि हम लोग 80 to 90% तक फैट सेल निकाल देंगे, उसके बाद आप डाइटिंग एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भी उस पार्ट में फैट आना बहुत मुश्किल रहता है। प्रैक्टिकली तभी होता है जब आप सोच लो कि मुझे फैट लाना है, अदरवाइज बाकी पार्ट में फैट आता रहेगा जैसा आता है। तो इसलिए अपने को नॉर्मल एवरेज डाइटिंग और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, वो तो सबको करना चाहिए, आपको भी मुझे भी करना चाहिए, लाइपोसक्शन करो चाहे ना करो। ओके सर, जैसा आपने बताया कि 18 के बाद फैट सेल्स ज़्यादा नहीं बनते हैं, तो लाइपोसक्शन या ये जो टमी टक है ये सब कराने की एक्चुअल एज क्या है, मतलब किस एज पे कराना सही रहता है? ओके, हाँ तो देखिए सबसे पहले हम लोग बच्चों में नहीं करते हैं, मतलब मोस्टली 19+ 20+ के एज में ही करते हैं। एज में ही ऐसा नहीं है कि बच्चों में कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको डाइटिंग एक्सरसाइज और थोड़ा नेचुरल तरीके से कर लें, मतलब अवॉइड करते हैं, और वो बच्चा खुद भी सोच सके, समझ सके कि क्या कर रहे हैं, खुद से फैसला ले सके, इसलिए एडल्ट में ही करते हैं। तो इसका अपर लिमिट मतलब लोअर लिमिट हो गया 19 ईयर्स या 20 ईयर्स है ना। जो अपर लिमिट है वो ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं है, पेशेंट मेडिकली फिट रहना चाहिए। हम लोगों ने 70+ के लोगों में भी लाइपोसक्शन और टमी टक करा है, मतलब 73 का एक लेडी है, उसका हमने लास्ट मंथ करा था। तो पेशेंट फिट होना चाहिए, कार्डियक तरीके से, दूसरे पैरामीटर से ठीक रहना चाहिए, तो हम कभी भी कर सकते हैं मतलब। लेकिन मोस्ट कॉमन जो एज ग्रुप हमारे पास आता है ये 20 से लेके 50 के बीच में आता है, मतलब टमी टक के लिए 45 से 55 रहता है, लेकिन बाकी लाइपोसक्शन 50 से कम वाले रहते हैं। कम वाला रहता है। ओके, तो सर जैसे आजकल चल रहा है कि बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, तो इस चीज़ में भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी आए होंगे, सॉफ्टवेयर्स आए होंगे। जैसे मैंने सुना है कि आपका जो हॉस्पिटल है ये इंदौर का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक, इंदौर का सेंट्रल इंडिया का ही, सेंट्रल मतलब इंडिया का सबसे कॉस्मेटिक बड़ा सर्जरी है। प्लास्टिक सर्जरी रिलेटेड हमारा काफी बड़ा। तो सर आप क्या बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, क्या बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं? हाँ देखिए क्या होता है, कोई भी रिजल्ट रहता है ना, काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर्जन कौन है, कितनी उसने सर्जरी करी है, कितना अच्छी तरह से कर रखा है। तो हम लोग पिछले 13 साल से कर रहे हैं, हमने करीब 1000 या उससे अधिक तो सिर्फ एब्डोमेन के लाइपोसक्शन करे, बाकी टोटल लाइपोसक्शन अगर हम देखेंगे तो 2500-3000 तक लाइपोसक्शन करीब होंगे। तो मतलब कितना एक्सपीरियंस है, उनकी टीम कैसी है, क्योंकि इसमें टीम वर्क है। आप प्रॉपर असिस्टेंट होना चाहिए जिनको कंप्लीट एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मल्टीपल एरियाज में करते हैं तो असिस्टेंट प्रॉपर होना जरूरी रहता है। सेटअप कैसा है हॉस्पिटल का वो होना चाहिए, उस हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा दूसरी तरह के काम नहीं होना चाहिए, मतलब वही ज़्यादा काम होता है, तो हमारा स्टाफ जो ट्रेन हो जाता है, नर्सिंग स्टाफ से लेकर ड्यूटी डॉक्टर से लेकर वो ट्रेन हो जाते हैं। तो ये हम लोग स्पेशली कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम करते हैं, तो पूरा एक्सपीरियंस सिस्टम है हमारा, और काफ़ी लंबे समय से काफ़ी वॉल्यूम में कर रहे हैं। दूसरा उसमें मशीन क्या यूज़ करें, तो मशीन में इसमें 2-3 टेक्निक होती है जो सबसे कॉमनली इंडिया में या पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। ट्यूबिसेंट लाइपोसक्शन होता है जो ट्रेडिशनल है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें सॉल्यूशन इन्फिल्ट्रेट करते हैं, फैट को ब्रेक डाउन करते हैं, सक्शन करके निकालते हैं, तो वो एक कॉमन तरीका है, मतलब है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आजकल दूसरा चीज़ें भी आ गई, पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन। पावर असिस्टेड मतलब कि इसमें सर्जन का जो फिजिकल वर्क है वो कम हो जाता है, उसमें रिजल्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, तो वो तो हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग जो यूज़ करते हैं, एक और अल्टरनेटिव टेक्निक होती है, वो होती है वेजर। वेजर मतलब ये होता है कि उसमें जैसे अभी जो लाइपोसक्शन करा उसमें हमने केमिकली और फिजिकली फैट को तोड़ा। जो वेजर रहता है उसमें इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड गाइडेड फैट का ब्रेकडाउन होता है। तो थ्योरेटिकली ऐसा बोला जाता है कि उसकी वजह से सराउंडिंग टिश्यू में ट्रॉमा कम होता है, इसकी वजह से हीलिंग फास्ट होती है, रिकवरी फास्ट होती है, स्किन का कॉन्ट्रेक्शन अच्छा होता है। फिर भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा रिजल्ट में अंतर नहीं समझ में आता है अगर छोटा एरिया करना है। अगर मल्टीपल एरियाज करना है तो वेजर जो है वो बेहतर होता है ट्रेडिशनल लाइपोसक्शन में, स्पेशली अगर मल्टीपल एरियाज हैं तो। ओके, नाइस। मीन्स सर के पास में बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज हैं,
सर बहुत 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आइए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जानते हैं, प्राइस। किसी के लिए भी प्राइस जो कॉस्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सुंदर हर कोई दिखना चाहता है, तो आपके पास कोई भी व्यक्ति कितने कम से कम पैसों में सुंदर से सुंदर दिख सकता है? हाँ, देखिए हम लोगों ने जब से काम स्टार्ट किया है, हम लोगों का प्राइमरी उद्देश्य ये रहा है कि हम लोगों को कॉस्मेटिक सर्जरी को अफोर्डेबल बनाना है फॉर मिडिल क्लास एंड इवन लोअर क्लास पेशेंट। तो ये यस। हमारा प्राइमरी मोटो रहा है, क्योंकि इसको कॉमन ये रूटीन या रेगुलरली तभी हो पाएगी जब इसका कॉस्ट रहे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एफ्लुएंट क्लास की लोगों की सर्जरी रहे। तो अपना पहला उद्देश्य हम लोगों का शुरू दिन से यही रहा है, इस तरह से जहाँ पे बेस्ट कम से कम मतलब बिना किसी नुकसान के कॉस्ट कटिंग कर सकें, पेशेंट को बेस्ट फैसिलिटी दे सकें। तो हमारा कम प्रॉफिट में अधिक वॉल्यूम वाला काम सिस्टम है कि अधिक से अधिक वॉल्यूम रहे और कॉस्ट हम लोग कम दे सकें ताकि उसकी वजह से। तो जैसे अब लाइपोसक्शन का जो मार्केट में जो भी रेट रहता है उससे हम लोग का करीब 60-70% है, मतलब अच्छे सेंटर कंपेरिजन में। सपोज हम अगर एब्डोमेन का बात करें, लाइपोसक्शन सिर्फ एब्डोमेन का करना है, पेशेंट का वेट मान लीजिए 60 kg है और 65 kg तक है, 5 फीट 2 इंच हाइट है, तो सिर्फ एब्डोमेन का लाइपोसक्शन करना है तो उसमें कॉस्ट आपको पड़ेगा अराउंड 55,000 की रेंज में, है ना। उसमें हॉस्पिटल एक्सपेंस, सर्जन चार्ज वगैरह सब हो जाता है। अब अगर एब्डोमेन और थाई इंक्लूड करना है तो अराउंड 75-80,000 तक हो जाएगा। अगर एब्डोमेन, थाई और आर्म्स करते हैं तो 95,000 हो जाएगा। अगर पेशेंट का वेट बढ़ जाता है तो यही चीज़ें सब 10-15 हज़ार रुपये और अधिक बढ़ जाती है। यदि 2 दिन में सर्जरी करते हैं तो थोड़ा कॉस्ट 1.25 लाख तक हो जाता है, 1.25 तक हो जाता है। अब कॉस्ट कई बार इस पे भी डिपेंड करती है कि हम लोग सर्जरी कहाँ करें। तो इंदौर में जो है हमारा खुद का हॉस्पिटल रहता है तो यहाँ पे कॉस्ट कम रहती है। यदि हम दूसरे शहर में जाके करते हैं तो रिलेटिवली 20% तक कॉस्ट मोस्टली ज़्यादा रहती है। तो ये रेंज रहती है। आप समझ लीजिए कि मतलब कई बार बहुत छोटा सा एरिया, सिर्फ चिन का लाइपोसक्शन करना है तो 35,000 में भी हो जाता है, सिर्फ आर्म्स का करना है तो 45,000 में भी हो जाता है। तो इसकी रेंज रहती है 35-40,000 से लेके 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख तक भी हो सकता है। सर ऑल अक्रॉस इंडिया से सर के पास पेशेंट्स आते हैं, नॉट ओनली ऑल अक्रॉस इंडिया, अब्रॉड से भी सर के पास पेशेंट्स आते हैं। बट सर कई बार ऐसा होता होगा कि कुछ पेशेंट्स आ नहीं सकते, दे वांट वीडियो कंसल्टेशन, तो आप वो भी देते हैं वीडियो कंसल्टेशंस? एग्जैक्टली अभी आजकल कोविड के समय के बाद से वीडियो कंसल्टेशन का काफ़ी ज़्यादा कल्चर बढ़ गया है। पेशेंट को उसमें संतुष्टि मिलने लग गई। पहले ऐसा था कि जब तक फिजिकली ना मिलो, टच ना हो, जब तक वो संतुष्ट नहीं होता नहीं था। होते थे। लेकिन अब वीडियो कंसल्टेशन काफ़ी कॉमनली होने लगा है, मतलब लगभग आधे पेशेंट का जो कंसल्टेशन हमारा वीडियो उसमें होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम लोग काफ़ी हमारे जो जिस तरह का प्रोसीजर हम लोग करते हैं उसमें वीडियो कंसल्टेशन में काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है देख कर और बातें करके। तो वो एक बहुत सिंपल और आसान तरीका है कि अब 90% जो पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं वो सीधे सर्जरी के लिए आते हैं, मतलब सीधे सर्जरी के लिए। उसके पहले उनका ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन हो चुका रहता है। बस वो आते हैं, उसके पहले छोटा सा कंसल्टेशन होता है और सेम डे सर्जरी होता है, सारी तैयारी के साथ आते हैं। तो इससे पेशेंट का समय भी बचता है और मतलब सिर्फ कंसल्टेशन के लिए आने में जो उनका समय और पैसा बर्बाद हो सकता था वो नहीं होता है। तो अब सुंदर दिखना सिर्फ रईस लोगों का या रिच लोगों के लिए नहीं रहा है, मिडिल क्लास और एक लो क्लास भी अब सुंदर दिख सकता है बहुत अफोर्डेबल रेट्स में, एंड वो भी बिना किसी मेजर साइड इफेक्ट्स के। So thank you so much. Thank you, Thank Sumit you so sir, much. for giving your time to us. Thank you so Thank much. you.